हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। अरे मैंने ये क्या बोल दिया, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर का चैनल तो सैनिक क्लासेस था, आज फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर कैसे हो गया। तो बच्चों, उस चैनल में उस नाम में कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ा। अब नाम हो गया है फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। तो बच्चों, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की रिवीजन स्टार्ट करा था, तो उसी रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज उसी श्रृंखला का नेक्स्ट आर्टिकल्स डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, यह है वायु द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वायुक्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे हमने अपने पिछले अक्षर में वायु द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कितना वायु क्षेत्र उत्पन्न होता है वो ज्ञात करा था। आज हम ज्ञात करेंगे कि वायु द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र कितना होता है। तो जैसे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वायु द्विध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उस व्यवस्थित रचना को हम वायु द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वायु द्विध्रुव। मान लीजिए एक ये वायु द्विध्रुव है ए बी, बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश। कि वायु द्विध्रुव है तो यहां पे क्या होगा, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं हम, 2l से, और ये इसका मध्य बिंदु है O। अब मध्य बिंदु है तो A से O तक की दूरी l और O से B तक की दूरी क्या हो गई, l। अब इस वायु द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में वायु क्षेत्र, निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जिस बिंदु पर हमें वायु क्षेत्र ज्ञात करना है वह बिंदु इस वायु द्विध्रुव के लंबार्धक पर होना चाहिए। लंबार्धक का मतलब इसके समद्विभाजक जो अक्ष होगा, इसका लंबार्धक जो अक्ष होगा उस अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर होना चाहिए। तो माना हमने इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु P है, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P है, इस पर हमें वायु क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जैसे बच्चों अब जानते हैं कि वायु द्विध्रुव जो होता है दो आवेशों का एक निकाय होता है और किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वायु क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। अब यहां वायु द्विध्रुव है, दो आवेशों का निकाय है, तो हम क्या करेंगे, पहले आवेश के कारण फिर दूसरे आवेश के कारण वायु क्षेत्र ज्ञात करेंगे और फिर उनका परिणाम। लेकिन वायु क्षेत्र ज्ञात करने से पहले इसको देखिए, यहां पे Q क्या होता है, आवेश, और R होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी, जिस बिंदु पर हमें वायु क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहां पे आवेश ये है और बिंदु P ये है जिस पर हमें वायु क्षेत्र ज्ञात करना है। ये दूरी हमें नहीं मालूम है तो पहले क्या करेंगे, इस दूरी को ही फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इस बिंदु P को A से मिलाइए, बिंदु P को B से मिलाइए। मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब ये A से O तक की दूरी L, O से P तक की दूरी R हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज बना तो यहां पे हम ये A से P तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए A से P तक की दूरी को प्रेजेंट कर दें R1 से और B से P तक की दूरी को व्यक्त कर दिया R2 से। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसको अगर देखा जाए कि AOP ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से इस AP की डिस्टेंस निकालेंगे। देखते हैं, तो त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से
क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर, ये ओपी का स्क्वायर प्लस एओ का स्क्वायर। एपी कितना माना हमने, R1 का स्क्वायर, ओपी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये R1 आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, चूंकि ज्यामिति स्पष्ट है कि इसको ध्यान से देखा जाए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये डिस्टेंस L है, ये R है, ये R2 है, तो R2 की वैल्यू भी क्या होगी, से इतनी ही होगी। हम कह सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आ गई डिस्टेंस। अब हम, क्योंकि वैद्युत ध्रुव है, दो आवेशों का निकाय, तो पहले आवेश की नाम वैद्युत क्षेत्र, फिर दूसरे आवेश की नाम वैद्युत क्षेत्र, और फिर उन दोनों का परिणामी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, मान लीजिए E1, तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पहला आवेश माइनस Q। जैसे आपको हमें मालूम है कि जो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और जब भी हम किसी सदिश राशि का यूज करेंगे तो वहां पे जो आवेश लेंगे केवल आवेश का परिमाण यूज करेंगे, उसका चिन्ह यूज नहीं करेंगे। उसकी चिन्ह की हेल्प से तो उस सदिश राशि की डायरेक्शंस ज्ञात करेंगे। ठीक, तो Q1 कितना, Q, और R1 कितना है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट था, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म। अब E1 की वैल्यू आ गई कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इस सदिश राशि की दिशा भी ज्ञात करेंगे। जैसे कि बच्चों आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो वैद्युत क्षेत्र होती है एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा कैसे फाइंड करते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है सदैव आवेश की ओर। जिस दिशा में आवेश रखा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है। और दिशा दिखाने के जो वेक्टर हम यूज करेंगे, जो वेक्टर लाइन हमेशा उसी लाइन के अनुदिश लगाते हैं जो लाइन आवेश और बिंदु को मिला रही है। तो यहाँ पे आवेश ये है, बिंदु ये है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किधर की ओर, आवेश की ओर। ये हो गया E1। ठीक, क्या कह सकते हैं, P से AQ, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम इसी प्रकार से बिंदु B पर रखे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु B पर रखे आवेश के का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब इसको ध्यान से देखा जाए, देखिए बिंदु B पर आवेश प्लस Q और I2 की जो वैल्यू है सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु B पर जो आवेश रखा है, तो P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम इतनी ही आएगी। तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इतना वैद्युत क्षेत्र आया तो इसकी भी दिशा ज्ञात करेंगे। अब ये दूसरा आवेश क्या, धनावेश, और धनावेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा किधर की ओर, आवेश से दूर की ओर। ठीक, तो देखिए आवेश यहाँ है, बिंदु यहां पर है, तो यहां वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न जो होगा आवेश से दूर की ओर, ये E2। ठीक, कह सकते हैं B से P डायरेक्शन में, इक्वेशन सेकंड। तो यहां पर ये दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, E1 और एक E2। अब क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों का परिणामी। परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे,
क्योंकि देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा 2 थीटा। और यहां पे इस स्थिति में जो परिणामी वायुच उत्पन्न होगा वो कहां से, जब उसकी दिशा जो होगी वो कहां से गुजरेगा, इन दोनों के कटान यानी कि E1 E2 एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये होगा परिणामी वायु क्षेत्र। ठीक, अब देखिए E1 E2 के बीच का एंगल ये थीटा, ये थीटा। कब जानते हैं, किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है, बाहर का कोण होता है, उसके दो अंत्य कोणों के योग के बराबर। तो ये अगर थीटा, ये थीटा, तो यानी कितना होगा 2 थीटा। ठीक है, तो अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वायु क्षेत्र कितना आ जाएगा, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर और 2E1 E2 cos 2 थीटा। क्योंकि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में कि अगर दो सदिश राशियां हैं उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका जो परिणामी होता है अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना 2 थीटा था, इसलिए यहां पे हमने 2 थीटा यूज करा। अब इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड से स्पष्ट है कि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब E1 के स्थान पर E2 या E2 के स्थान पर E1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर और E1 क्या हो जाएगा, ये भी E1 का स्क्वायर हो जाएगा और cos 2 थीटा। E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर और ये 2E1 स्क्वायर और cos 2 थीटा। तो यहां से कॉमन निकालिए, तो ये 2E1 स्क्वायर कॉमन आया और 1 प्लस cos 2 थीटा आया। ठीक, अब देखिए आगे। अब चूंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सो वैल्यू यहां पुट अप कीजिए, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 2E1 स्क्वायर और ये हो गया 2E1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस -1 से -1 क्रॉस और ये आया अंडर रूट कितना 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। रूट निकाल दीजिए तो कितना आ गया 2E1 cos थीटा आ गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से E1 की वैल्यू पुट अप कीजिए तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इंटू cos थीटा, तो cos थीटा को ध्यान से देखा जाए, इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखें, यह त्रिभुज कौन सा AOB AOP में, तो AOP में यह एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा तो इसके सामने वाला कुछ अलग, ये लंब हो गई तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो त्रिभुज AOP से स्पष्ट है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका L और ये कर्ण कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू पुट अप करें तो cos थीटा आता है आधार बटे कर्ण यानी कि L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 1/2। अब फिर देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि यहां पे क्या आया, ये आया E इज इक्वल टू Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 1/2। तो ये गुणा में है, गुणा में घाते क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 3/2 और Q इंटू 2L क्या होता है वाद ध्रुव का आगुण। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है
पी। देखिए बच्चों, इस समय क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है तो कुछ सभी पॉइंट्स आपको समझाना मुश्किल है इस समय, ठीक है। तो ये देखिए Q इंटू 12 बराबर क्या होता है P, तो इसलिए E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 3/2 हो गया, ठीक। और जैसे हम जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस व्यवस्थित रचना को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव। यानी कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, अल्प होती है। अब इनके बीच की दूरी 12 अल्प थी, जब 12 अल्प है, कम है, तो L क्या होगा, और भी छोटा होगा, ठीक। और L स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटा आएगा। तो हम देख सकते हैं कि L बहुत छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने, और जब L स्क्वायर को नगण्य मान जाएगा तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर का होल 3/2 आ गया। अब ये गुणा है, घात की कितनी है, स्क्वायर की घात 3/2 है, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और ये हमारा आर्टिकल्स आ जाएगा। यहां पे लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये हो गया वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब। अब देखिए इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र फाइंड करा था वो आता था E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब, और यहां पे आया है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्षीय स्थिति का कितना होता है, डबल होता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं, वैद्युत ध्रुव था, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना था। निरक्षीय स्थिति का मतलब था कि बिंदु जो होगा वो ध्रुव के लंबार्धक पर होगा, यहां पर, ठीक है। तो हमने पहले आवेश से यहां तक की दूरी फाइंड करी पाइथागोरस थ्योरम से कि कण का जो वर्ग होता है शेष ऊर्जाओं के वर्ग के योग के बराबर, उसकी हेल्प से आ गया। माइनस क्यू आवेश की कण वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। Q1 पहला आवेश, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि केवल आवेश का परिमाण यूज करा, उसका चिन्ह यूज नहीं करा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी। अब इसकी दिशा फाइंड की गई क्योंकि ऋणावेश है और ऋणावेश के का मतलब वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होता है, आवेश की ओर, यानी P से A की ओर। सेम इसी प्रकार B पर जो आवेश रखा था वहां उसके का वैद्युत क्षेत्र निकाला, वही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इनके बीच का एंगल कितना 2 थीटा। तो वेक्टर के फॉर्मूले से हमने इनका परिणाम निकाला कि E बराबर होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 2 थीटा। E1 की वैल्यू रखी। अब समीकरण 1 से और 2 से क्लियर था कि E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए हमने सभी जगह E2 के स्थान पर भी क्या कर लिया, हमने E1 का प्रयोग कर दिया। इसको सॉल्व करा और यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू पुट अप कर दी गई, सॉल्व किया तो यह E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू रखी, cos थीटा की वैल्यू रखी, सॉल्व करा, ये आर्टिकल आपका आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R, ठीक है। तो बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों एक चीज यहां पे और समझना जरूरी है कि जैसे हमने यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाला था वो हमने वेक्टर के फॉर्मूले से यूज करा, इसकी हेल्प से निकाला। E इज इक्वल टू √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा। एक दूसरे मेथड से भी हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे मेथड से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते दूसरे मेथड को हम।
जैसे यहां पे ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो इनका परिणामी यहां से गुजरता। जब परिणामी यहां से गुजरेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल टू थीटा, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दूसरे मेथड में हम फॉलो करेंगे वेक्टर के वियोजन का नियम। क्योंकि यहां पे जो E1 और E2 की डायरेक्शन है ना तो x अक्ष के अनुदिश है, ना ही y अक्ष के अनुदिश, बल्कि E1 इस x अक्ष से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, और जो E2 है वो भी x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो यहां पे हम इसको वेक्टर को वियोजित करके इसका परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी वेक्टर को वियोजित करते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, किसी वेक्टर को वियोजित करते हैं तो लंबवत घटकों में, तो उसके दो घटक बनते हैं, एक बनता है cos थीटा और एक बनता है sin थीटा। जैसे E1 E2 को हम वियोजित करेंगे, मान लीजिए E1 को ही अगर वियोजित करना होगा तो एक बनेगा E1 cos थीटा और एक होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 के भी दो घटक बनेंगे, एक E2 cos थीटा और एक E2 sin थीटा। अब वियोजित कैसे करते हैं, एक सिंपल फंडा है, उसी को फॉलो करते हैं। अब कहीं भी आपको वेक्टर के वियोजन की जरूरत पड़े, बस उसी फंडे को अप्लाई कीजिए, वियोजन हो जाएगा। वो फंडा क्या है कि जिस राशि को हमें वियोजित करना होता है वो जिस दिशा से कोण बना रही है, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष, जिससे भी कोण बना रही है उस दिशा में हमेशा उसका cos थीटा वाला घटक लीजिए और इसके लंबवत दिशा में sin थीटा वाला। जैसे यहां पे ये वेक्टर E1 जो था इस दिशा से एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, अगर इसको हम वियोजित करें E1 के घटकों को, ठीक है, तो ये E1 इस एक्स अक्ष से क्षैतिज दिशा से कितने कोण पे झुका हुआ है, थीटा। तो अगर इसको वियोजित करेंगे तो इस दिशा में कौन सा घटक आएगा, इसका E1 cos थीटा, और इसकी लंबवत दिशा में, इसकी लंबवत दिशा, अब लंबवत दिशा कौन सी लेंगे, लंबवत दिशा हम वही लेते हैं कि जिस राशि को हमने वियोजित करा है वो दोनों घटकों के बीच में आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा E1 sin थीटा। अब इसी प्रकार से इस E2 को वियोजित कीजिए। अब E2 भी इसी अक्ष से इस क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पे है, तो इसको वियोजित किया जाएगा तो इसी दिशा में इसका घटक आएगा E2 cos थीटा और इसके लंबवत दिशा में E2 sin थीटा। अब sin थीटा जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है और जो परिणामी था वो भी इसी दिशा में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो होना चाहिए इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और चूंकि हमने अभी ज्ञात करा था कि E1 इक्वल E2 है, तो सो ये हो जाएगा E1 cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, और E इज इक्वल टू क्या हो गया, 2E1 cos थीटा। यानी कि बिल्कुल सेम वही रिजल्ट मिल गया जो हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व करा था ये। ठीक है, तो आप जो आपको इजी लगे वो वे यहाँ पे मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप में इसको शेयर करना, और इस लेक्चर संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।